हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 4। इसमें 14 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि एक टीवी सीरीज है जिसमें हमें कुछ टेल्स दिखाई जाती हैं और उन टेल्स में हॉरर के थ्रू हमें मोरल्स दिए जाते हैं। पिछले 3 सीजन चैनल पर अवेलेबल है, आपने जरूर चेक करना क्योंकि ये सब मस्ट वॉच है। और चैनल पर एंथोलॉजिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, इसे देखने के बाद आप उसे भी चेक जरूर करोगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली टेल का नाम है नन बट द लोनली हार्ट। ये कहानी है हावर्ड प्रिंस की, जो कि दिखता तो एकदम आम है, लेकिन वो एक सोशियोपैथिक क्रिमिनल है जो कि अमीर बूढ़ी विधवा औरतों से शादी करता है और बाद में उन्हें मारकर उनका सारा पैसा हड़प लेता है। जस्ट अभी वो एक मटिल्डा नाम की औरत को मारकर हटा है और उसके पैसे हड़पने के बाद उसके पास $5 मिलियन हैं। उसका बिजनेस पार्टनर मॉर्टी उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब टाइम है ये सब छोड़कर पैसों से ऐश करने का। लेकिन हावर्ड के मन में भी और लालच है, उसे एक बड़ा हाथ मारना है। मॉर्टी उसे 10 दिन का टाइम देता है, इसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर हम एक ग्रेव डिगर को भी देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब अपना अगला शिकार ढूंढने वो जाता है टैडी के पास, जो कि बेसिकली रिश्ते करवाता है। वहाँ हावर्ड को अपनी अगली टारगेट मिल जाती है जो कि है एफी। वो उससे मिलने जाता है और कुछ ही देर में वो उसे भी अपनी बातों में फंसा चुका था। एफी के बटलर स्टैनहोप को ये बात हजम नहीं हो रही थी। ये रात हावर्ड वहीं पर निकालता है और अगली सुबह वहाँ उसके लिए एक लेटर आया था जिसे पढ़कर उसकी हालत खराब हो गई थी। कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो सीधा जाता है मॉर्टी के पास, उसे बताने नहीं बल्कि उसे ठिकाने लगाने। वो उसे मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉर्टी ये सब कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। क्या उसे किलिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं और एफी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। स्टैनहोप इस बात से काफ़ी निराश था क्योंकि उसे भी हावर्ड के इरादे पता थे। हावर्ड काफ़ी खुश था। तब उसके पास एक और लेटर आता है और उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसने गलत आदमी को मार दिया। मॉर्टी उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। अब वो जाता है टैडी के पास क्योंकि उसके सर्कल में वही एक आदमी बचा है, तो वही ये सब कर रहा होगा। वो उसे भी मार देता है। आज रात वो स्टैनहोप को छुट्टी दे देते हैं क्योंकि आज ही वो रात है जब वो एफी को भी मार देगा। स्टैनहोप उसकी चाल समझ गया था, इसलिए वो उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन वो बेचारा भी मारा जाता है। अब बारी थी एफी की। उसे भी वो अपने क्लासिक वे में मार देता है ताकि ऐसा लगे कि वो हार्ट अटैक से मर गई, लेकिन वो मरी नहीं थी। तब हावर्ड उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक कर ख़त्म कर देता है। वो सब कुछ निपटाकर वहाँ से निकल रहा था कि तभी उसे एक और लेटर मिलता है, यानी कि ब्लैकमेलर अभी भी नहीं मरा। उसने हावर्ड को मिलने बुलाया है सेमेटेरी में। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि इस सब के पीछे वो ग्रेव डिगर है, जिसका रोल क्या है बॉक्सिंग लेजेंड शुगर रे लियोनार्ड ने। वो हावर्ड से कुछ नहीं चाहता, उसे बस थोड़ी टिप्स चाहिए ताकि वो भी ये बिजनेस कर सके। अब हावर्ड का टाइम वेस्ट हुआ था और उसे बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे भी मार देता है। वो शांति से जा सकता है, ऐसा उसे लग रहा था। वो कहीं भी नहीं जाने वाला क्योंकि वहाँ पर मौजूद है एफी और साथ में वो सभी औरतें जिन्हें हावर्ड ने मारा था। वो आई हैं उसे साथ ले जाने के लिए। उन सबको देखकर हावर्ड के होश उड़ गए थे, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ही देर में उसे यकीन हो जाता है जब वो सब मिलकर उसे खाने लगते हैं और इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो हावर्ड को लग रहा था कि वो बड़े आराम से अपनी लाइफ गुजार पाएगा इतनी सारी लाइफ्स को ख़त्म करके, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। अब उसे वो सारे प्रॉमिस निभाने पड़ेंगे जो भी उसने किए थे उन सबसे। वो जिस तरह उसकी आफ्टर लाइफ गुजरेगी, और ये भी काइंड ऑफ ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट ही है। वो सब मर के भी नहीं मरी थी। वो अपनी कब्र में इंतजार कर रही थी कि कब हावर्ड वहाँ पर आएगा रात को और वो उसे दबोच लेंगे। ये काम उनका कर दिया ग्रेव डिगर ने। ये थी हमारी पहली टेल। सेकंड टेल का नाम है द सिल्किलिया। ये कहानी है जॉर्ज की, जो कि पैक नाम के डैड आदमी को अपने साथ लेकर पहुंचता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि आई एम डैड, और ये वो आदमी है जिसने मुझे मारा। ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान थी और हम भी हैं। पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास में। जॉर्ज एक साइंटिफिक रिसर्चर है जो कि अपनी टीम के साथ एक वायरस पर काम कर रहा था। उस वायरस का नाम है H24 और उसी का एंटीडोट वो ढूंढ रहे थे। जॉर्ज को डायबिटीज है, इसलिए वो इंसुलिन लेता है। उसके पार्टनर से उसकी एक्स सोफी और पैक, जिसे हमने भी डैड देखा था। हम देखते हैं कि जॉर्ज की अपनी टीम के साथ कुछ खास नहीं बनती क्योंकि वो हमेशा बॉस बनने की कोशिश करता है। वो सारे फैसले खुद ही लेता है और इन दोनों को पता चलता है बाद में। एक दिन सोफी जॉर्ज को इंसुलिन दे रही थी, लेकिन गलती से वो इंजेक्ट कर देती है H24 वायरस, जिसका कोई इलाज उनके पास है ही नहीं। ये सुनकर जॉर्ज की हालत खराब हो गई थी क्योंकि इस गलती की वजह से वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। उसकी पूरी बॉडी पर ट्यूमर्स हो जाएंगे जो कि उसे बहुत ही बुरी मौत देंगे। अब जॉर्ज यही सोचकर मरे जा रहा था कि अपने आखिरी टाइम में वो क्या करे। वो एक बार में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि सोफी और पैक भी वहाँ पर आए थे और अब उसे हर तरफ ट्यूमर्स दिख रहे थे। वो सोफी के घर जाता है और वहाँ पर फोन में पैक का मैसेज था, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब उन दोनों ने जानबूझ के किया, ये कोई गलती नहीं थी। जॉर्ज सदमे में था, लेकिन अब मरने से पहले उसे एक मोटिव मिल गया। वो पैक के पास लैब में जाता है और पैक उसे कुछ बताने वाला था, तभी वो उसके सर में बैठ दे मारता है। पैक उसे समझा रहा था
लेकिन उसकी एक ना सुनते हुए वो उसके अंदर भी वायरस डाल देता है और पैक तो एक ही झटके में मर गया था। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया और बोला कि आई एम डेड और ये वो आदमी है जिसने मुझे मारा। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि पैक तो कब का मर गया, फिर जॉर्ज अभी तक क्यों नहीं मरा। इस सवाल का जवाब देगी सोफी। वो वहाँ पहुँचती है और उसे बताती है कि वो नहीं मरने वाला क्योंकि उसके अंदर कोई वायरस है ही नहीं, वो इंसुलिन थी। ये सब एक प्रैंक था जो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था क्योंकि ये जॉर्ज को सबक सिखाना चाहते थे और इसके बाद उसे गुड न्यूज़ देते जो कि ये है कि उन्होंने वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया। और यही बात पैक उसे बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पैक की एक भी नहीं सुनी और इसी वजह से वो जिंदगी भर पछताएगा क्योंकि अगर वायरस से नहीं तो वो डेथ पेनल्टी से मरेगा। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो जॉर्ज ने होश के बजाय जोश से काम लिया और इसी वजह से सारा काम बिगड़ गया। अब प्रैंक करने वालों की भी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। ये भी हम कई बार देख चुके हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे प्रैंक जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो ये थी सेकंड टेल। थर्ड टेल का नाम है ऑन अ डेड मैन्स चेस्ट और इसे डायरेक्ट किया है द एक्सॉर्सिस्ट के डायरेक्टर विलियम फ्रिडकिन ने। ये कहानी है डैनी और निक की, जिनका द एक्सॉर्सिस्ट नाम का एक बैंड है जो कि बहुत ही फेमस है। निक की अभी भी शादी हुई है स्कारलेट से, जिसे डैनी पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि स्कारलेट के आने से निक बदल गया और उसे डर है कि कहीं वो उनका बैंड ना तोड़वा दे क्योंकि बैंड चलता है सिर्फ निक की वजह से। बैंड से निकलकर उसे तो काम मिल जाएगा, लेकिन डैनी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो चिंता में है। उनके ग्रुप में एक लड़की है वेंडेटा जो कि डैनी को पसंद करती है और वो भी स्कारलेट को हेट करती है। डैनी को एक टैटू बनवाना था, इसलिए उसे एक टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर जाती है जिसका नाम था फरूश और वो काफ़ी मिस्टीरियस है। ऐसा लग रहा है कि वो वुडू करता होगा। वो कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से टैटू नहीं बनाता, वो उनके अंदर झांकता है और जो भी उनके अंदर होता है वही वो उनके ऊपर छाप देता है और इसीलिए उसकी फीस भी ज़्यादा है। कई बार लोगों को उसके टैटू पसंद नहीं आते क्योंकि अपने अंदर की बुराई को अपनी स्किन पर कौन देखना चाहेगा। इसी वजह से एक आदमी ने उसकी आंख फोड़ दी थी। खैर काफ़ी देर की मेहनत के बाद उसका काम पूरा होता है और उसने डैनी की बॉडी पर बना दिया था एक बड़ा सा ड्रैगन और साथ में उसकी जानी दुश्मन स्कारलेट का चेहरा। ये ड्रैगन स्कारलेट को खाना चाहता है। अब डैनी काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, लेकिन फरूश ने तो वही बनाया जो उसके अंदर था। उसने तो स्कारलेट को कभी देखा भी नहीं, लेकिन डैनी उस पर यकीन नहीं करता और वो बिना पैसे दिए ही चल देता है। वो घर पहुंचता है और क्योंकि वो घर निक का है इसलिए स्कारलेट उसे घर खाली करने के लिए कह देती है, यानी कि अब ये बैंड टूट रहा है। उसका नाइटमेयर सच हो गया। वो जाकर वेंडेटा को ये टैटू दिखाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें उसी का हाथ है, लेकिन वो तो खुद हैरान थी। वो कहती है कि तुम इस टैटू को हटवा सकते हो और वो बिल्कुल यही करता है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्कारलेट उसकी बॉडी से नहीं हटी। डैनी काफ़ी परेशान था और उसका पूरा फायदा उठाती है वेंडेटा। वो कहती है कि टैटू से ना सही तो मुझसे तो छुटकारा पा ही सकते हो, और ये बात उसके दिमाग में चिपक गई थी। एक रात जब निक शो पर था तो वो स्कारलेट को मार देता है और यहाँ प्रूव हो गया कि वो टैटू एकदम सही था। डैनी वो ड्रैगन है जो स्कारलेट को खा गया और ये ना जाने कब से उसके अंदर था। अब क्योंकि टैटू सच हो गया इसलिए वो सच में सच होगा। डैनी शो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा था। वो अकेले में जाकर देखता है कि उसकी बॉडी में से ड्रैगन निकल रहा है। इतने में निक को पता चल जाता है कि उसने स्कारलेट को मार डाला। वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। टैटू से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी स्किन को ही बॉडी से अलग कर दिया। कुछ इस तरह उसने 2 बार स्कारलेट से छुटकारा पाया और इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। डैनी पहले से स्कारलेट को मारना चाहता था, ये उसके अंदर चल रहा था और ये देखकर फरूश ने उसके ऊपर वो टैटू बनाया जिसकी पेमेंट उसने नहीं की थी, इसलिए बाद में उसे टैटू वापस करना पड़ा। तो ये थी थर्ड टेल। फोर्थ टेल का नाम है सियोन्स। ये कहानी है एलिसन और बेन की। ये दोनों कॉन आर्टिस्ट हैं जो कि अमीर लोगों को ठगते हैं। इस बार ये स्कैम कर रहे हैं एक ब्लाइंड वुमन के साथ, लेकिन ये इनका ओरिजिनल प्लान नहीं था। असली प्लान जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 हफ्ते पीछे। वो स्कैम कर रहे थे प्रेस्कॉट नाम के आदमी के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर था। बेन बना था एक लॉयर जिसने प्रेस्कॉट को बुलाया था और साथ में एलिसन को, जो कि प्रेस्कॉट की दूर की कज़न होने का नाटक कर रही थी। बेन कहता है कि एलिसन के डैड 3 मिलियन छोड़कर गए हैं उन दोनों के लिए, और अगर वो पैसा निकालना है तो बेन को 10% चाहिए, जबकि कोई पैसा है ही नहीं। उसके $3 लाख लेकर फरार हो जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं। पहले उन्हें प्रेस्कॉट को फंसाना होगा, जो कि एलिसन ने कर भी लिया। रात को उसे मिलने के लिए बुलाते अपने रूम में, जहाँ पर बेन छुपकर उनकी फोटोज ले रहा था। ये प्लान बी है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एलिसन ने प्रेस्कॉट को राजी कर लिया। वो अपने साथ कैश लेकर आया था बेन को देने के लिए, लेकिन यहाँ बेन से एक गलती हो जाती है। वो वही गाना गुनगुना रहा था जो कल रात एलिसन के रूम में चल रहा था। उनका भांडा फूट गया क्योंकि प्रेस्कॉट सब समझ चुका। अब काम आएगा प्लान बी। वो उसे कल रात की फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन प्रेस्कॉट उन पर हंस रहा था। वो कहता है कि मेरी वाइफ इनमें से एक भी फोटो नहीं देख पाएगी। इतना कहकर वो चल देता है। एलिसन उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और वो जल्दबाजी में एलिवेटर के रास्ते से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी वो जिंदा था। तभी लिफ्ट नीचे आती है और वो कुचलकर मारा जाता है। वो दोनों पुलिस को अपना बयान देते हैं, लेकिन उन्हें कैश नहीं मिला। वो बैग दे दिया गया था प्रेस्कॉट की वाइफ एलन को, जो कि ब्लाइंड है। तभी वो प्लान बी पर हंस रहा था।
एलिसन को भी बिलाला चाह रहा था, इसलिए वो एलन को कहती है कि ये पैसे हमारे हैं, ये प्रेस्कॉट में वापस देने आया था। तब वो कहती है कि पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे प्रेस्कॉट से पूछना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रेस्कॉट तो मर गया। तब उन्हें बताती है कि वो मैडम लियोना नाम की प्रीस्टेस के पास जाती है, वो प्रेस्कॉट की आत्मा को बुलाएगी और एलन उससे पूछकर उनका पैसा वापस कर देगी। यह उन्हें मौका मिल गया था फिर से स्कैम करने का, इसलिए वो जाकर मैडम लियोना को कैद कर लेते हैं और अब एलिसन उसका रोल करेगी। उसने लियोना से सब कुछ सीख लिया, उसकी बोलचाल, उसका काम करने का तरीका भी। उनके लिए तो लियोना उनसे बड़ी स्कैमर है। खैर अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। एलिसन वो सारे मंत्र बोलती है जो उसने लियोना से सीखे, सिर्फ दिखाने के लिए। तभी बेन अलमारी से बाहर निकलता है और अब उसे कहना था कि पैसे इन्हें दे दो, लेकिन वह ऐसा नहीं कहता। वो खुद उनके सामने ब्रीफकेस खोलता है और उसके अंदर था बेन का कटा हुआ सर। यानी कि बेन नहीं बल्कि प्रेस्कॉट है, जो कि सच में बुलाने पर आ गया। यानी कि लियोना कोई स्कैमर नहीं। एलिसन हार्टलेस है, इसलिए उसका दिल बाहर निकाल लेता है और कुछ इस तरह स्कैम का खेल खत्म हुआ और ये टेल भी। तो आखिर में उन दोनों स्कैमर्स के साथ ही स्कैम हो गया। उनके इरादों की वजह से एक आदमी की जान चली गई, फिर भी उन्हें कोई सबक नहीं मिला, बल्कि उसके मरने के बाद भी वो उसे लूटना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस ये नहीं हो पाया। उन्हें यहीं पर हिसाब देना पड़ गया। तो ये थी फोर्थ टेल। फिफ्थ टेल का नाम है ब्यूटी रेस्ट। ये कहानी है हेलन की, जो कि एक मॉडल है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। जो भी काम वो सोचती है कि उसे मिलेगा, वो मिल जाता है उसके रूममेट जॉयस को, और उसे लगता है कि जॉयस ने कोई शॉर्टकट लिया होगा, क्योंकि अपने अलावा उसे और कोई भी टैलेंटेड नहीं लगता। जॉयस को हैप्पी देखकर उसे काफ़ी तकलीफ होती है और इस बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकती। जॉयस बताते हैं कि जिस टॉम नाम के लड़के से वो मिल रही थी, वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का इंचार्ज है और वो उसे विनर बनाएगा। उसने जॉयस को एक नोट दिया था जो कि उसे जाकर दिखाना होगा होस्ट को, और वो उसे विनर बना देंगे। ये सुनकर हेलन को और ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और ये जलन उससे कुछ ना कुछ तो करवा कर ही रहेगी। अचानक उसका मूड चेंज होता है और वो जॉयस के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन उस चाय में थी स्लीपिंग पिल्स। अब हेलन वो नोट लेकर उस कॉन्टेस्ट में जाएगी और बड़े आराम से विनर बन जाएगी, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि प्राइस क्या मिलेगा। फिर भी वो काफ़ी खुश है और उसकी सारी खुशी तब खत्म हो जाती है जब वो देखते हैं कि जॉयस मर गई। लालच में अंधी होकर उसने एक मर्डर कर दिया। अब वो कॉन्टेस्ट में जाएगी या जेल में। करियर बनाने के चक्कर में अब करियर से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन अभी भी इसने हार नहीं मानी। वो एक सुसाइड नोट लिखकर उसके पास रख देती है ताकि वो साफ निकल सके। बड़ी सफाई से उसने मर्डर को कवर कर दिया। इसके बाद वो कॉन्टेस्ट में जाकर मिलती है जॉर्ज से, जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा था, और उसे वो नोट दिखाती है। यहाँ वो ऑलरेडी विनर बन चुकी थी, लेकिन ये सब बातें सुन लेती है ड्रुसिला नाम की मॉडल। वो हेलन के ऊपर वही सारे इल्जाम लगा रही थी जैसे कि हेलन लगाती थी जॉयस पर। यहाँ अचानक उसकी सारी वैल्यू गिर गई, उसकी खुद की नज़रों में भी, लेकिन अब वो पीछे हटना नहीं चाहती। रिजल्ट आने वाला था तब जॉर्ज आकर उस नोट को फाड़ देता है, यानी कि वो विनर नहीं बनने वाली, अब विनर बनेगी ड्रुसिला। उसे फिर से ये लग रहा था कि ड्रुसिला ने शॉर्टकट लिया होगा। खैर वो उसे भी मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है और जॉर्ज को कहती है कि वो चली गई, अब विनर वही बनेगी। लेकिन पहले उसका थोड़ा मेकअप किया जाता है और उसके बाद उसे बेहोश कर देते हैं। अब वो विनर बन गई है मिस्टर टॉप्सी की, जिसमें आउटर नहीं बल्कि इनर ब्यूटी देखी जाती है, लिटरली। खैर यहाँ पर ये टेल एंड हो जाती है। तो हेलन जॉयस के हिस्से की कामयाबी लेना चाहती थी, लेकिन बोनस में उसे डेथ मिल गई। वो अपने दुख से इतना दुखी नहीं थी जितना कि वो जॉयस के सुख से थी, और ये दुख उसे ले डूबा। अगर वो अपने काम से काम रखती और अपनी मेहनत पर उसे यकीन होता तो वो इतनी जल्दी यहाँ से ना जाती। तो ये थी हमारी फाइनल टेल। अब बात कर लेते हैं सब टेल से हमें क्या सीख मिलती है। पहले टेल में बताया गया कि दूसरों को दुखी करके आप खुद खुश नहीं रह सकते, जो भी करोगे उसका फल आपको यहीं मिल जाएगा। सेकंड टेल में हमने देखा कि प्रैंक्स जानलेवा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी सीखते कि आधी बात सुनकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, वो आपके लिए ही बुरा होगा। थर्ड टेल में सीखते कि बिना बात के हेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा हेट खुद आपको ही खा जाती है। फोर्थ टेल में जैसे को तैसे वाला मैसेज था, जो जैसा कर रहा है उसके साथ भी वैसा ही होगा। फिफ्थ टेल में मैसेज था कि बिना किसी को जाने उसे जज नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको लगता हो हर कोई वैसा ही हो, और ये तो बहुत कॉमन है। तो ये थे वो सब मोरल्स जो इन टेल्स के अंदर थे, लेकिन साथ में और भी कई सारी सीख थी जो कि आप कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपको पता चली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको धोखा ना दे। लिटरली हर एक टेल में धोखा था। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और ये मंथ हम बना रहे हैं एंथोलॉजी मंथ, इसमें आप ढेर सारे एंथोलॉजी देखने वाले हो। तो आप एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहो तो बाकी 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक सिटीजन जी गेमिंग है और एक सिटीजन जी एक्स्ट्रा, जिस पर पहली वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।